जी, आपको बता था कि प्राइस कंपटीशन में तभी फर्म्स जो हैं वो हिस्सा लेती हैं जब डिमांड इलास्टिक है और उनको प्राइस कम करने का फायदा हो रहा है, एक बात, और उनकी कॉस्ट इतनी कम है कि डिस्पाइट रिड्यूसिंग द प्राइस स्टिल दे हैव अ सिग्निफिकेंट मार्जिन बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो प्राइस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। और आप ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते का मतलब है कि आपको करना ही नहीं चाहिए ना। अगर आप करेंगे तो यू विल सफर हैवी लॉसेस। और आपको फिर क्या करना चाहिए, उसमें फिर आप किसी और तरीके से कंपटीशन का पार्ट रहे, लेकिन वो प्राइस कंपटीशन कभी नहीं होगा। प्राइस कंपटीशन में तो हिस्सा वही लेंगे जिनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम है। अच्छा, तो और डिमांड इलास्टिक में ही फायदा होता है इसका, वरना फायदा नहीं है इसका। अगर आपकी कंज्यूमर लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी है, तो डिमांड इन इलास्टिक है, फिर आपको प्राइस कम करने की क्या जरूरत है। फिर तो आप किसी और तरीके से compete कर रहे हैं। आपके कंज्यूमर लॉयल है तो फिर प्राइस आपको बिल्कुल भी कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप प्राइस उसमें शायद ज्यादा भी रखें थोड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर विल स्टिल लाइक टू बाय योर प्रोडक्ट। अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है कि आप और फैक्टर अदर देन प्राइस उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आप ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया क्वालिटी है या क्वांटिटी की बात करें, यानी कि उसी प्राइस में आप ये कहते हैं ज्यादा क्वांटिटी। हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं कि जी अब 20%, अब सेम पैकेजिंग में 20% एक्स्ट्रा। तो वो यही होता है असल में, प्राइस को तो नहीं चेंज कर रहे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा दी, या कहते हैं विद न्यू इम्प्रूव्ड फॉर्मूला। ये भी क्वालिटी को बेहतर करने की बात है, इवन इफ यू आर चार्जिंग द सेम प्राइस। अच्छा, तो ये बल्कि ना किया भी था कि अभी रिसेंटली ना एक गाड़ी है ओशान X7। तो वो उसकी उसकी फेस लिफ्ट को उन्होंने लॉन्च किया, मतलब थोड़ी चेंजेस लेकर आए हैं कॉस्मेटिक। तो उन्होंने प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट वही रखी। इनफैक्ट उन्होंने ना दो तरह से मतलब आप कह रहे हैं दो तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। एक ये कि प्राइस को रिलेटिवली कम कर दिया, और वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द कार विद ऑलमोस्ट द सेम प्राइस या विद स्लाइटली लोअर प्राइस। हम इसको प्राइस कंपटीशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो प्राइस कंपटीशन तो ये होता है जिसमें आप कीमत को कम करते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। और प्राइस कंपटीशन में लीड टू प्राइस वॉर एज वेल। और प्राइस वॉर क्या होती है, जिसमें आप यू कीप ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस, तो उसमें डिस्ट्रक्शन सिर्फ फर्म्स की होती है, कंज्यूमर्स को 100% फायदा ही हो रहा होता है। तो ऐसे कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एट टाइम कभी कभार हो जाता है और वो अनकंट्रोलेबल होता है, और आप फर्म्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और फिर ऑफकोर्स नुकसान दोनों फर्म्स का ही हो रहा होता है। अच्छा, फिर हम आपको इधर यूनिक सेलिंग पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस, ये और वो टैक्टिक्स हैं जिससे कंपटीशन जो है उसको में कंपटीशन में आप पार्ट प्ले कर सकते हैं, जिसको नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी सर्विस है, आपकी क्वालिटी है, आपका ब्रांड इमेज है, आपकी वैरायटी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो इसमें आ रहा है। और आफ्टर सेल वो भी है कि आप गारंटी या कोई वारंटी दे रहे हैं, उसमें फ्री शिपिंग भी हो सकती है, फ्री डिलीवरी भी हो सकती है, और उसके अलावा मनी बैक गारंटी भी हो सकती है। फ्री रिपेयर, अगर वारंटी तो यही होती है, फ्री रिपेयर आपको करके देंगे इफ एनीथिंग हैपेंस ऑफ दैट सॉर्ट। या गारंटी में द होल प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड एज वेल। ये सब कुछ जो है वो नॉन प्राइस कंपटीशन में ही आ रहा है। और कस्टमर उससे देखकर जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि हाई क्वालिटी की है और समवट टेक्निकल है एंड दे डू नॉट हैव द नॉलेज टू जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर वहां पर ये शायद ज्यादा काम आती है। प्राइस थोड़ी सी कम कर देंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक गाड़ी है, तो एक गाड़ी जो है वो 1 करोड़ की है, तो आपने 1 करोड़ की जगह पे 98 लाख या 95 लाख मान लिया। तो वहां पर एक कस्टमर जो है वो 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो उसके लिए 95 लाख को इतना फर्क है नहीं। 5 लाख एक कस्टमर के लिए 1 करोड़ देते हुए कोई खास वैल्यू नहीं रख रहा। तो वहां ये रख रहा है वैल्यू कि अगर एक
फर्म 1 करोड़ तो ले रही है, लेकिन साथ में वो गारंटी दे रही है कि कुछ होगा तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि 5 लाख बचा के ये ना हो कि 95 लाख डूब जाए, या आप बाद में, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तो एक्सपेंसिव आइटम में शायद ये जो ये वाला फैक्टर है, ये शायद ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी की नहीं जाती। कोई पब्लिसिटी स्टंट हो तो हो, अदरवाइज ऐसे किया नहीं जाता। आपको अगर पता हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शान X7 की, आपके जेहन में है गाड़ी, वैसे मुझे पता है आपको इतना पता नहीं है गाड़ियों का, पता है आपको? नो सर। चलो कोई बात नहीं। तो इसी तरह ना किया स्टोनिक एक गाड़ी है किया वालों की, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 लाख रुपया, कैन यू इमेजिन दैट, 14 लाख रुपया कीमत कम कर दी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, किया स्टोनिक जो है ना, वो मार्केट की इतनी गाड़ी नहीं थी, मतलब इतनी ज्यादा लोगों ने वो खरीदी नहीं, उनको लोगों को लगा कि गाड़ी तो बुरी नहीं थी, लेकिन वट एवर प्राइस देवर चार्जिंग, इट वॉज नॉट वैल्यू वैल्यू फॉर मनी कार, तो लोगों ने नहीं ले रहे थे। तो ये उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट कह लें, क्योंकि ये एक होता है कीमत को कम करना और उस पर बेचना, और एक होता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म आपको बर्स्ट चाहिए राइज इन सेल्स का। तो उन्होंने 14 लाख जो कम की, कोई कर नहीं सकता ना ऐसे एक वो कम किया, लोगों ने बुकिंग कराना शुरू कर दी, कुछ ने पूरी पेमेंट कर दी गाड़ी की, कुछ ने आधी पेमेंट कर दी, और 1 महीने के बाद किया वालों ने कह दिया कि अब गाड़ी उतने की ही मिलेगी जितने की है। तो एक्चुअली कुछ लोगों को फंसा दिया ना उन्होंने, जिन्होंने खरीद ली महंगी, वो जिन्होंने खरीद ली उनको तो चलो फायदा हो गया कि सस्ती गाड़ी मिल गई, जिन्होंने बुकिंग कराई थी आधी पेमेंट पे या थोड़ी पेमेंट पे, अब उनको चूंकि पूरी पेमेंट की नहीं हुई थी, तो उनको अब पूरे पैसे देने पड़ जाएंगे, वो फंस गए हैं। तो अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि सेल्स ने बढ़ते रहना है, वो नहीं बढ़नी, लेकिन वो इतने लोग पहुंच जरूर गए और लोगों को पता चल गया, बुकिंग करवा, उन्होंने बुकिंग रोक दी किया वालों ने, कि जी बहुत बुकिंग हो गई है, हम इतने ऑर्डर इतने टाइम में पूरे नहीं कर सकते। तो सबको पता तो चल गया ना कि किया स्टोनिक एक गाड़ी है जिसके साथ ये हुआ, तो वो ये प्रमोट करने के लिए उस गाड़ी को किया गया, जो कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये आप नो प्राइस कंपटीशन में आ गए, ये एक किस्म का पब्लिसिटी स्टंट ही है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने किया और बस आपने कहा ये। तो इसमें शॉर्ट टर्म अगर आप सेल्स को राइज करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जी उन्होंने किया, लेकिन या तो प्राइस कॉन्टिन्यूसली कम ही होती ना, उसी पे ही आप बेचते, वो तो उन्होंने थोड़ा सा करके और बंद कर दिया। एनीवे ये भी किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी प्रमोशन, ये उसी में आ रहा है, कमेंडेबल सर्विस आपकी है, तो इससे भी लोग इम्प्रेस होके चीज़ें ले लेते हैं, और या सेल्स उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया जैसे कि अगर तो आफ्टर सेल्स सर्विस में कोई गारंटी या वारंटी दे रहे हैं, फिर तो ज़्यादा महंगी चीज़ों में काम करती है ये, या वो आइटम जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। अदरवाइज बाकी चीज़ों में तो हमें पता है बड़ा कॉमन है कि, और ऑफर अगर आपको दे रहे हैं तो यानी कि जिससे सेल्स बढ़ जाए, तो वो तो बड़ी कॉमन है ही, हमें पता ही है कि प्रमोशन, क्वालिटी प्रमोशन सर्विस अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वहाँ आप सर्विस जो है ना वो टॉप क्लास की देते हैं। आपने कहा कि फूड विल बी सर्व्ड विद इन 15 मिनट्स ऑफ द टाइम व्हेन इट इज ऑर्डर्ड, तो अब ये वही ना आपकी यूएसपी भी बन जाती है। और जाहिर बात है, व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट यू डू नॉट वांट टू वेट फॉर द फूड, यू वांट द फूड टू बी सर्व्ड एट द अर्लीस्ट। आपको पता ही है, 2-2 घंटे पहले, भूख लगने से 2-2 घंटे पहले कौन जाता है भाई, उसी वक्त ही जाते हैं ना जो रेस्टोरेंट जब भूख लगती है। एनीवे तो ये भी आपकी नॉन प्राइस कंपटीशन में आ सकता है। अच्छा, लास्ट चीज जो रह गई कंसंट्रेशन रेशो, तो ये आपने याद रखना है कि कंसंट्रेशन रेशो बताती है कि कितनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं जिनका मार्केट पर कंट्रोल है, यानी कि जिनका जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं या ओन कर रही हैं, तो हम इसको कहते हैं कंसंट्रेशन रेशो। तो अब जैसे कि अगर 3 4 या 5 फर्म जो है ना वो मार्केट के एक मेजर सेल्स के प्रोपोर्शन को कंट्रोल कर रही हैं या उसको ओन कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन रेशो हाई है। और जितनी जितनी कम फर्म्स में ये कंसंट्रेशन रेशो हाई है, अब उतनी ही वो मोनोपोली की तरफ जाएगी।
अब हम कहते हैं प्योर मोनोपोली में तो खैर 100% ही भी हो जाता है मार्केट मार्केट शेयर एक फर्म का। अदरवाइज ये है कि अगर चार फर्म्स हैं, पांच छह फर्म्स हैं, तो फिर ओलिगोपोली की तरफ तो आप चले ही जाते हैं कि तीन चार फर्म्स हैं जिनका 70 to 80% मार्केट शेयर मौजूद है। तो ये भी हम कहेंगे कंसंट्रेशन यहाँ पर रेशो हाई है, ज़्यादा है। और इसका मतलब आप इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक्सट्रीम की तरफ ज़्यादा जा, जितनी कंसंट्रेशन रेशो ज़्यादा होगी उतनी आप जो इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक्सट्रीम केस है उसकी तरफ जा रहे हैं, यानी कि मोनोपोली की तरफ। तो वो, और उसका फॉर्मूला मैंने साथ नीचे लिखा ही हुआ है। फोर फर्म कंसंट्रेशन रेशो, मार्केट साइज ऑफ टॉप फोर फर्म्स इज इक्वल टू टोटल साइज ऑफ मार्केट इनटू 100। तो टॉप फोर फर्म जो हैं अगर वो 70% ले रही हैं, इसका मतलब है कि चार बड़ी फर्म मार्केट में मौजूद है। बाकी फर्म होंगी कि वो इतनी छोटी हैं कि वो इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती सप्लाई को। तो फिर वो ऑफ कोर्स ओलिगोपोली में ही काउंट होती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने खत्म किया इस चैप्टर को। इसके तरह क्वेश्चंस को हम देखते हैं, और फिर ये क्वेश्चन में आपको फिर कुछ करने के लिए एमसीक्यूज और क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो हम नीचे से ज़रा शुरू करते हैं। इनफैक्ट ये आप देख ही रहे हो कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो मार्केट स्ट्रक्चर जिसने कर लिया एक क्वेश्चन तो उसका बन ही सकता है। अच्छा जी। इसमें हम ऐसा करते हैं, 24। अच्छा मैं ना ज़रा, अभी मैंने 24 इसमें नहीं डाला हूँ ना। एक बार ज़रा 24 को देख लूँ, अगर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रीसेंट क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करो। तो अगर 24 में है तो वही करेंगे, अदरवाइज फिर हम 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 24 भी आ गया हुआ है, लेकिन चलो पहले हम जून 24 को ही देख लेते हैं, क्योंकि रीसेंट पेपर करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और वन को देखते हैं पहले। अम, इसमें ये तो दूसरे, मुझे तो पावर कमर्शियल इसमें है, लेकिन हम इसको फिलहाल नहीं टाइम करते। ये माइक्रो वाला है। ए, नजर नहीं आ रहा कुछ, इसको देख लेते हैं। हम्म, ये अच्छा सवाल है। ये है, ये हमारा ही वेरिएंट का है, यानी कि जून 2024 सेकंड वेरिएंट जो है इसका। हम ना ये सेक्शन बी, और ये थर्ड क्वेश्चन को जरा देखो आप। मैं पढ़ता हूँ, इसे लिखा हुआ है, एवेल्युएट विद द एड ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम्स वेदर एक्सेस प्रॉफिट, ब्रैकेट में उन्होंने खुद ही लिख दिया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। जरा इस सवाल को ही डिस्कस करते हैं आज, चलो। जी, आपको क्या लगता है इसके अंदर हम किस तरह से, ये क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है, ये बताओ। सर सबसे पहले हम ये बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स नहीं होते, कम होते हैं। और मोनोपोली में क्योंकि एंट्री बैरियर्स होते हैं तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जी जी, अच्छा, ये आप अच्छी बात कर रही हो। पहले तो आप जा रही हो तो नॉलेज शो करेगी, तो नॉलेज में आप चाहे सुपर नॉन प्रॉफिट को भी एड्रेस कर सकती हो। आप उसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली क्या होती है उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आप नॉलेज के मार्क्स लेने के लिए, जो कि 4 से 5 होंगे, तो यही काम करेंगे। और उसके बाद जब एनालिसिस में आएंगे तो वहां पर आपको फिर शॉर्ट रन भी बताना होगा। बेशक सारे ना भी बताओ, लेकिन उसकी शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कंपटीशन में उनको फेस करना होता है। अब जरूर से चार चार डायग्राम्स है, वो आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो आप बेशक ना बनाओ, सुपर नॉर्मल नॉर्मल की बना दो, बाकी बेशक वैसे बता दो। सारी बनाना चाहती हो सारी बना दो, आपकी मर्जी है। और आपको लगता है आप उतने टाइम में कर सकती हो, क्योंकि आपके पास 20 नंबर का सवाल करने के लिए 40 मिनट होते हैं। तो आप जो है ना इसको टाइम
नोट करके आपने करना है कि मैं क्या 40 मिनट में ये कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। फिर आपने ऑफ कोर्स मोनोपोली के बारे में, ऊपर तो आपने मोनोपोली के बारे में बताओगे कि शॉर्ट रन में वो क्या करते हैं ना, तो उसमें तो सुपर नॉर्मल नॉर्मली होता है, वो दोनों आप बना सकती हो। और लॉन्ग रन में बताना क्या होता है, अच्छा ये एनालिसिस में आएगा। और आप बताओगी ना कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, वो आपने बता दिया। मोनोपोली का भी बता दिया लॉन्ग रन में कि सुपर नॉर्मल पे ही चले जाता है वो। तो ये एनालिसिस जब आपने कर लिया, बता दिया, तो अब आपने चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तो एड्रेस करना नहीं था, वो तो आप वैल्यूएशन में करते हैं। तो अब वैल्यूएशन के अंदर जो कि 6 नंबर की है, लेकिन ये देखो कि ज्यादा नंबर तो एनालिसिस के ही है ना, तो इसीलिए उसको टाइम देना है ज्यादा अच्छे से। तो जब हम वैल्यूएशन पे आएंगे तो उसमें 6 नंबर का अगर वैल्यूएशन है, तो उसमें आप क्या बताएंगे, भला आप बता सकती हो? कोई आइडिया है? कि सर नेसेसरी नहीं है। जी, आप पहले तो जी, आप जो है ना वो ये बताएंगे कि लॉन्ग परफेक्ट कंपटीशन में तो लॉन्ग रन में होता ही नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आप पहले वहां बताएंगे कि वहां तो और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी सुपर नॉन प्रॉफिट नहीं चाहिए। हाँ, फर्म जो है वो शॉर्ट रन में निकल जाती है, और लॉन्ग रन में जो फर्म सर्वाइव करती है वो अपनी कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस के लिए नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रही होती है, बाकी निकल जाती है। हाँ, कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए आप ये कह लो कि सब नॉर्मल प्रॉफिट और जो आपका शट डाउन पॉइंट है वो नहीं एक्सपीरियंस करने चाहिए। अदरवाइज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो शॉर्ट रन में जरूर होता है, लेकिन लॉन्गर रन में जाके नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनफैक्ट वो फर्म जो सरवाइव करती हैं लॉन्गर रन में, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही होती है। तो आप इसको इसके बारे में बताओगे, फिर मोनोपोली के बारे में आ गया। मोनोपोली में तो होता ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसमें आप, लेकिन आपने ये माना कि इसमें लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल होता है, शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल हो सकता है। लेकिन क्या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए ये लिखने का मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जरूरी है? ऑफ कोर्स नॉट ना, नहीं चाहिए। तो फिर आप उसको में आपको उसमें बताना पड़ेगा कि मोनोपोलिस्ट जो है वो जरूरी तो नहीं है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाए। समटाइम्स जो हमने अभी पढ़ा है पीछे भी, मुझे याद है कि समटाइम्स मोनोपोली के केस में भी नेचुरल मोनोपोली आ जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जब नेचुरल मोनोपोली आती है तो क्या होता है, फर्म की तो एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम नहीं ना हो रही होती। जब एवरेज कॉस्ट ही फर्म की मिनिमम नहीं हो रही तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से होना? वो तो लार्जेस्ट डिफरेंस होगा कॉस्ट में और रेवेन्यू में, तभी प्रॉफिट होगा ना। ये बताया जा सकता था है। और फिर इसी तरह आप ये बता सकती हो कि फर्म जो है ना वो हर दफा उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता, करना नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि मोनोपोलिस्ट ज्यादा बनाएगा तो ही इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है ना। तो मोनोपोलिस्ट अगर उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सुपर नॉन प्रॉफिट तो तब है ना कि मोनोपोलिस्ट कम बना रहा है और प्राइस अपनी मुर्गी की चार्ज कर रहा है। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस को कम भी कर सकता है। क्यों प्राइस को कम कर सकता है? ताकि वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके ज्यादा रेवेन्यू कमा सके, क्योंकि बाज़ अवत मोनोपोलिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। अच्छा जस्ट ए मिनट, एक मिनट ठहरना। जी, तो ये भी हो सकता है ना कि मोनोपोली में के केस में मोनोपोली का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, तो वो आउटपुट जो है वो उसको, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो उसी पॉइंट पर ऑपरेट करे जहां पर उसको सुपर अमाउंट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही अगर प्रॉफिट नहीं है। जैसे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मैंने थोड़ा सा शायद बताया भी था आपको, है ना। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कौन से पॉइंट पे होती है वैसे हमने अभी आगे पढ़ना था, लेकिन इसमें वो थोड़ा लिखा जा सकता है वैसे, है ना। याद है ना रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, कौन से पॉइंट पे? नहीं याद, याद आ रहा? हाँ नहीं सर। कोई बात नहीं, वो जहाँ एम आर जीरो होता है, यानी कि ए आर एम आर का फॉल कर रहे होते हैं, जहां पर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा, अगर उस पॉइंट पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आपकी सेल्स ज्यादा हो गई ना, तो वो रेवेन्यू ज्यादा हो गया। तो
ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो और आपके लिए, और वो हो सकता है उसको फॉलो करे, तो उसकी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए तो आपको सुपर नॉन प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो इस तरह करके आपको इसको आंसर, मैंने रीजन इसलिए दे दिया आपको ना, कुछ ऐसे भी जो अभी उन्हें पढ़ना था, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि ये भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। 6 नंबर एवरेशन को जो लेने हैं, तो उसमें दोनों परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों को लेकर बताना है कि कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस की जरूरत है, जो ऑफ कोर्स नहीं है, तो आपने उसके अगेंस्ट ही आर्गूमेंट देना है। ठीक है, नहीं हो जाए। जी। जब ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन करेंगे तो उसमें इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताएंगे कि क्या। हाँ हाँ, देखो बहुत ज्यादा तो मुश्किल है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ही है कि पावर कंपटीशन में अब उसकी डायग्राम बनाने लग जाए, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, वो तो इतना तो मार्क्स हमें नहीं मिलने हैं, तो इसलिए आपको देकर ही कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल बता सकते हैं पावर कंपटीशन और मोनोपोली की, बिल्कुल बताया जा सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके बारे में अगर कुछ बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, वो भी लिखा जा सकता है। ओके यही है ना, सर। अगर आप डायग्राम बनाते हो कि पावर कंपटीशन में देखें ये परफेक्टली इलास्टिक होता है कर्व ARMR का, और मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो वो भी बताया जा सकता है। वैसे तो वो डायग्राम जब आप बनाओगी सुपर नॉर्मल की, तो उसमें तो शो हो ही जाएंगे, वहां पर भी लिखने में भी लिखा भी जा सकता है, और बाद में फिर आगे एनालिसिस शुरू करते हैं उसी डायग्राम पे, आप करती हो वैसे वैसे। ओके सर। अच्छा चलिए, फिर ये तो हो गया। इसको